गार के अंदर दोनों डाइवर्स फंस चुके थे। एग्जिट के रास्ते पर मलबा गिर चुका था। विजिबिलिटी इतनी थी कि उनको अपने हाथ भी सही से नजर नहीं आ रहे थे और अब इन दोनों के पास सिर्फ चंद मिनट का ऑक्सीजन बचा था। इतने में एक डाइवर ऑल्टरनेट रास्ता ढूंढने के लिए वापस पीछे गया और दूसरा वहीं मलबे के पास ही रुका रहा। 5 मिनटों के बाद जब वो वापस आया तो जो उसने देखा वो वाकई नाकाबिले यकीन मंजर था। नाज़रीन, केव डाइविंग नॉर्मल स्कूबा डाइविंग से अलग होती है। स्कूबा में नॉर्मली लोग ओपन वाटर में जाते हैं, जहां अगर कोई मसला हो जाए तो सिर्फ एक पुश डाइवर को सीधा सरफेस पे ले आता है। लेकिन केव डाइविंग में ऊपर और साइड्स में गार के पत्थर होते हैं और बस एक नैरो रास्ता होता है। अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाए, इक्विपमेंट फेल हो जाए या डायरेक्शन याद ना रहे तो समझो गेम ओवर। केव डाइविंग वो वाहिद स्पोर्ट है जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई कैजुअलिटी रेट पाया जाता है। स्विमिंग में हर 1 लाख हिस्सा लेने वालों में 1.77 डेथ्स देखी गई है। इसी तरह बेस जंपिंग में 43 और केव डाइवर्स की बात की जाए तो हर 1 लाख डाइवर्स में 138 कैजुअलिटीज होती है। हर साल दुनिया भर में 25 से 30 डाइवर्स इस स्पोर्ट में दम तोड़ देते हैं और ये छोटा नंबर इसलिए है क्योंकि केव डाइविंग करने वाले लोग ही कम हैं। फ्लोरिडा में मौजूद शर्लॉक स्प्रिंग्स एक मेज की तरह है, जहां कुछ टनल्स डेड एंड होते हैं और कुछ डायरेक्ट मौत की तरफ लेके जाते हैं। केव की डेप्थ 80 से 120 फीट, पानी का टेम्परेचर हमेशा 22 डिग्री सेल्सियस और विजिबिलिटी नॉर्मली क्रिस्टल क्लियर होती है। 17 नवंबर 1991 सुबह का वक्त था। मौसम खुशगवार और हल्की हल्की धूप पानी के ऊपर चमक रही थी। WKPP यानी वुडविल कास्ट प्लेन प्रोजेक्ट के कुछ प्रोफेशनल केव डाइवर्स एक मिशन पर निकले थे। उनका मकसद था कि गार के नए रास्ते एक्सप्लोर किए जाएं और उनका मैप तैयार किया जाए। उन डाइवर्स में 2 नए डाइवर्स भी शामिल थे, बिल और पार्कर। दोनों दोस्त थे और एडवेंचर का जुनून उनके सर पर सवार था। उनके लिए ये सिर्फ एक डाइव नहीं बल्कि अपनी हदों को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाने का चांस था। पर उन्हें क्या मालूम था कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। शर्लॉक स्प्रिंग्स का नाम सुनते ही ज्यादा लोग एक छोटे से तालाब का तस्वुर करते हैं, क्योंकि ऊपर से ये बस 56 मीटर्स के गोल चश्मे की तरह लगता है, जिसकी गहराई सिर्फ 9 मीटर्स है। लेकिन असल कहानी इसके नीचे छुपी है। एक ऐसा लाइमस्टोन केव सिस्टम जो 91 मीटर्स तक डीप है। टनल्स, चेम्बर्स और अंदर के रास्ते इंसान को एक और दुनिया का एहसास दिलाते हैं। ये केव वकुला केव सिस्टम का हिस्सा है, जो दुनिया के सबसे बड़े अंडर वाटर केव नेटवर्क्स में से एक माना जाता है। एंट्रेंस से शुरू होता है एक तंग रास्ता जिसे स्कार्स रिस्ट्रिक्शन जोन कहा जाता है। ये इतनी तंग है कि एक वक्त में सिर्फ एक डाइवर ही निकल सकता है और साथ ही इतना नैरो भी कि यहाँ से गुजरते वक्त डाइवर के कंधे और टैंक पत्थर से टकराते हैं। लेकिन जैसे ही ये जोन खत्म होता है, सामने एक शानदार मंजर खुलता है, बिल्कुल ऐसा जैसे समंदर के अंदर कोई हाईवे टनल बना हो। ये जगह खूबसूरत भी है और खतरनाक भी। उस दिन WKPP की टीम ने अपने मिशन के लिए डाइवर्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया। सबकी जिम्मेदारियां अलग अलग थीं ताकि एक भी गलती ना हो सके। सबसे पहला ग्रुप वो था जो गार के एंट्रेंस के पास सरफेस पे रुका था। उनका काम था पूरे मिशन को मॉनिटर करना, टाइम नोट करना और इमरजेंसी के वक्त फौरन रिस्पॉन्ड करना। यह टीम ऊपर एक सेफ्टी लाइन की तरह काम कर रही थी। दूसरा ग्रुप उन डाइवर्स पर मुश्तमिल था जिन्होंने डीकम्प्रेशन टैंक्स को ठीक जगहों पर रखना था। ये सिलेंडर्स उन जगहों पर लटकाए गए जहां से डाइवर्स को वापस आते हुए सांस लेने के लिए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल सके। ये काम इस मिशन का बैकबोन था, क्योंकि बिना डीकम्प्रेशन स्टॉप्स के कोई डाइवर जिंदा वापस नहीं आ सकता। तीसरा ग्रुप लाइन और सेफ्टी चेक्स का जिम्मा संभाल रहा था। वो गाइडलाइन को ठीक से फिक्स करते, एक्स्ट्रा बैकअप देते और इंश्योर करते कि आगे जाने वाली टीम को साफ और महफूज रास्ता मिले। और चौथी टीम थी एक्सप्लोरर्स की, यानी बिल और पार्कर की टीम, जिनको असल में केव को एक्सप्लोर करना था। सुबह 10 बजे के करीब सारी टीम पानी में उतर गई। बिल और पार्कर ने अपने स्कूटर्स और टैंक्स चेक किए, फिर छोटी सी दुआ की और गार की गहराई में घुस गए। 20 मीटर नीचे उनकी मुलाकात जॉर्ज से हुई, जो डीकम्प्रेशन टीम का हिस्सा था। थोड़ा आगे जाकर वो स्कार्स रिस्ट्रिक्शन जोन के पास पहुंच गए।
अपनी बुयंसी एडजस्ट करते हुए स्कूटर्स की मदद से वो आगे बढ़ते रहे। जल्द ही वो वकुला नाम के एक बड़े चैम्बर में आ गए। मंजर इतना शानदार था कि जैसे कोई इंसान खुले आसमान में तैर रहा हो। 40 मिनट के अंदर वो ग्रैंड कैनियन फोर्ट तक पहुंच गए और प्लान के मुताबिक वो नीचे उतर गए। टनल तंग था लेकिन स्कूटर्स सही काम कर रहे थे। 25 मिनट की मुशक्कत के बाद वो लोअर वकुला रूम तक आ गए, जहां से उनको ऊपर जाने का रास्ता मिल गया। यहाँ तक जो कुछ हुआ वो बिल्कुल नॉर्मल था। वो तंग केव के अंदर भी बहुत आजाद महसूस कर रहे थे। इस पॉइंट पर ऑक्सीजन लेवल कम होता देखकर दोनों ने वापस लौटने का फैसला किया, पर क्या मालूम था उनको कि उनकी ये आजादी अब शायद यहीं तक थी। जब वो ग्रैंड कैनियन के मोड़ पर वापस आए, टनल एकदम से बदल गया। पानी में मिट्टी फैल चुकी थी। विजिबिलिटी इतनी कम कि डाइवर्स को अपने हाथ भी नजर नहीं आ रहे थे। ग्रैंड कैनियन वैसा बिल्कुल नहीं था जैसे वो कुछ मिनटों पहले छोड़कर आए थे। ये एक खतरे की घंटी थी जिसे बिल और पार्कर दोनों अच्छी तरह महसूस कर पा रहे थे। सामने का रास्ता ढूंढना मुश्किल था। गाइडलाइन पकड़कर वो आगे बढ़ते रहे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सिर्फ थोड़ा सा और चलना है और स्कार्स रिस्ट्रिक्शन जोन आ जाएगा। लेकिन कुछ ही देर में उन्हें पता चला कि सामने का रास्ता बंद है। एक मिट्टी के ढेर ने ऊपर जाने के रास्ते को बंद कर दिया था और गाइडलाइन भी उसी मलबे में दब चुकी थी। इस वक्त उनका ऑक्सीजन टैंक खत्म होने के करीब था और यही देखते दोनों पैनिक का शिकार हो गए। बिल ने पार्कर को इशारा करते हुए अपनी स्लेट पर लिखा कि यहाँ रुको, मैं लाइन चेक करके आता हूँ। वो वापस मोड़ तक गया ये कंफर्म करने के लिए कि कहीं वो गलत रास्ते पर तो नहीं है, पर लाइन मार्कर से कंफर्म करने पर मालूम पड़ा कि यही एग्जिट का रास्ता है। बिल ने जल्दी से वापस आकर पार्कर को बताना चाहा, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के बाद जब वो वापस लौट कर आया तो क्या देखता है कि पार्कर वहाँ मौजूद नहीं है। अंधेरी कार में बिल अब खौफजदा हो चुका था। उसने टॉर्चेस से चारों तरफ देखा पर मिट्टी के बादल में पार्कर का कोई नामो निशान नहीं था। तभी उसने महसूस किया कि मिट्टी के ढेर से हल्का सा पानी बह रहा है। उसे लगा कि शायद पार्कर वहीं से घुसकर दूसरी तरफ चला गया होगा, पर अब ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था क्योंकि ऑक्सीजन लेवल अनकरीब खत्म होने वाला था। उसने खुद मिट्टी खोदना शुरू कर दी। हर सेकंड ऐसा लगता था जैसे मौत उसके करीब आ रही है। मिट्टी का हिस्सा सिर्फ 2 मीटर लंबा था, लेकिन बिल के लिए वो मीलों का सफर बन गया। आखिरकार वो जगह बनाकर अंदर घुसने में कामयाब हो गया। टनल अब ऊपर की तरफ मुड़ रहा था। बिल ने देखा कि गाइडलाइन से एक रेगुलेटर लटक रहा है, लेकिन उसने इग्नोर किया क्योंकि उसका अपना ऑक्सीजन खत्म हो रहा था। वो बस सांस रोककर आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वो 30 मीटर की गहराई पर डीकम्प्रेशन स्टेशन तक पहुंच गया और बोतल से ऑक्सीजन लेकर एक गहरी सांस भरी। उसने सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर उसकी नजर पड़ी पार्कर की ऑक्सीजन बोतल पर जो बिल्कुल अनटच्ड लटकी हुई थी। मतलब पार्कर यहाँ नहीं आया था। अगर पार्कर मलबे और मिट्टी के ढेर के पास भी नहीं था और ऊपर भी नहीं आया तो आखिर वो गया तो गया कहाँ। बिल का दिल अब टूट सा गया था। उसको फीलिंग आने लगी कि शायद उसका दोस्त अब जिंदा नहीं है। उस वक्त डीकम्प्रेशन टीम का मेंबर जॉर्ज नीचे आया। बिल ने स्लेट पर लिखकर उसे बताया कि पार्कर शायद मर गया है, जिस पर जॉर्ज ने बिल को ऊपर लाने की कोशिश की, लेकिन बिल इतना सदमे में था कि वो पार्कर के बगैर वापस ऊपर नहीं जाना चाहता था। जॉर्ज वापस ऊपर गया और दूसरे डाइवर्स बुलाकर आया और फिर वो जबरदस्ती बिल को ऊपर ले गए। पार्कर की गैर मौजूदगी ने गार के बाहर सबको सदमे में डाल दिया। डाइवर्स ने दोबारा केव में जाकर देखा, पर जिस स्पॉट पर वो गायब हुआ था वहाँ उसका कोई नामो निशान नहीं था। उनको सिर्फ उसका रेगुलेटर और सिलेंडर मिला जो अलग पड़ा हुआ था। अगली सुबह पार्कर की लाश गार के ऊपर के हिस्से में मिली, जिससे पता चला कि उसने अपने गियर छोड़ दिए थे और सिर्फ वेट सूट पहना हुआ था। पर आखिर उसने अपना गियर क्यों उतारा था? शायद उसने सोचा था कि बोयंसी उसे ऊपर ले जाएगी, लेकिन वो डीकम्प्रेशन टैंक से सिर्फ चंद मीटर दूर बेहोश हो गया और वहीं उसने दम तोड़ दिया। इस वाक़े के कई सालों बाद साइंटिस्ट ने इन्वेस्टिगेशन की तो असली वजह सामने आ गई। मालूम पड़ा कि जब डाइवर्स अंदर जाते वक्त 20 मीटर की गहराई पर डीकम्प्रेशन कर रहे थे, उनके बबल्स केव की छत के नीचे जमा होते रहे।
ये बबल्स आहिस्ता आहिस्ता छत पर बोयंसी का इफेक्ट कम करते रहे, जिसकी वजह से छत कमजोर पड़ गई। जब जॉर्ज बाहर निकला तो पीछे से छत का हिस्सा टूट कर गिर गया। उस टूटने से एक लैंडस्लाइड हुई और रास्ता ब्लॉक हो गया। इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी सामने आई कि पार्कर जब वापसी में मलबे के पीछे ब्लॉक था, उस वक्त वो समझ गया था कि रास्ता यही है। अभी उसने बिना टाइम जाया किए हाथों से उसकी खुदाई शुरू कर दी, ताकि जब बिल वापस आएगा तो रास्ता ऑलरेडी बना होगा। पर शायद इसी दौरान उसका ऑक्सीजन कम हुआ और उसे बिल को ये बताने का मौका भी नहीं मिला कि मैंने तुम्हारे लिए रास्ता बना दिया है। उस दिन अगर पार्कर ने रास्ता बनाकर अपनी जान की कुर्बानी ना दी होती तो शायद आज बिल भी उस मलबे के पीछे ही दम तोड़ देता। लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।